जय हिंद। आज हम एक नया टॉपिक यहाँ से शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है काई स्क्वायर टेस्ट। एक्चुअली काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसमें हम किसी भी हाइपोथेसिस को जांचते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं और हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, इन ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि क्लास में आने से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्लास में पढ़ने से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि क्लास में पढ़ने से अच्छे मार्क्स आते हैं कि नहीं आते हैं, तो हमें यहाँ पर दो एट्रीब्यूट दिखाई दे रहे हैं। पहला क्लास में पढ़ना और दूसरा अच्छे मार्क्स आना। अगर हम इसको मैथमेटिकली डिनोट करना चाहें तो मैथमेटिकली डिनोटेशन के लिए हम इसमें जो दो एट्रीब्यूट हैं हमारे, पहला क्लास में पढ़ना, दूसरा अच्छे मार्क्स आना, तो क्लास में पढ़ने को अगर मैं ए से डिनोट करता हूँ और क्लास को नो अटेंडिंग के लिए मैं अल्फ़ा से डिनोट करूँगा। अच्छे मार्क्स आने को मैंने बी से डिनोट कर दिया और नॉट गेटिंग गुड मार्क्स को मैंने यहाँ पर बीटा से डिनोट कर दिया। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई क्लास में आने से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो इसको देखने के लिए हम कुछ डाटा कलेक्ट करेंगे और डाटा कलेक्शन के लिए हम इस तरह से एक डिनोटेशन को ए, अल्फ़ा, बी, बीटा से डिनोट करेंगे। अगर हम टोटल ऑब्जर्वेशन देखें कि हम कितने लोगों को जाकर हम पूछेंगे कि आपके क्लास में अच्छे नंबर आए हैं कि नहीं आए हैं, तो उसको हम एन से डिनोट करेंगे। क्लास में आने को मैंने अभी ए से डिनोट किया था और नहीं आने को अल्फ़ा से। अच्छे मार्क्स आने को बी से डिनोट किया और अच्छे मार्क्स नहीं आने को हमने बीटा से डिनोट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 50 है। हमने एज्यूम किया कि हम 50 लोगों से पूछेंगे, तो क्लास में आना, नहीं आना, अच्छे नंबर आना, नहीं आना, सब विद इन 50 होंगे। सपोज़ करो जो बच्चे रेगुलर क्लास में आते थे, ऐसे लोग हमें 35 मिले, तो नहीं आने वाले बट नेचुरल है 15 होंगे 50 में से। जिनके अच्छे मार्क्स आए उनको 20 से डिनोट किया। सपोज़ करो 50 में से 40 बच्चों के मार्क्स जो है वो अच्छे आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे हैं 10 लोगों के। ए मतलब क्लास में आना और बी मतलब अच्छे मार्क्स आना, तो ए बी वो नंबर हो गया जो क्लास में आए और उनको अच्छे नंबर मिले। तो सपोज़ करो ऐसे 30 लोग थे जिनको क्लास में आने के बाद अच्छे नंबर मिले हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो हमने ये फ्रीक्वेंसी कलेक्ट की है, जो फ्रीक्वेंसी हमने ऑब्ज़र्व की है, इस फ्रीक्वेंसी से क्या हमारी इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट मिलती है कि क्लास में आने से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो कोविड को रोकने में हेल्पफुल है। वैक्सीन कोविड को रोकने में हेल्पफुल है। तो यहाँ भी आपको दो एट्रीब्यूट दिखाई देंगे, वैक्सीन लगना और कोविड को प्रिवेंट करना। तो फिर वही डिनोटेशन सबसे पहले कि किसको क्या मानेंगे। तो वैक्सीनेट होना, इसको मैं ए से दिखा रहा हूँ, तो नॉट वैक्सीनेटेड को हमने अल्फ़ा से दिखाया।
कोविड प्रिवेंट हो गया, इसको बी से दिखाया। कोविड नॉट प्रिवेंटेड, नहीं रुका, यानी कि कोविड हो जा रहा है, उसको हमने बीटा से दिखाया। फिर से वही हमने एज्यूम किया कि हम 100 लोगों पर सर्वे करेंगे, तो 100 लोग n इज इक्वल टू 100 हो गया। वैक्सीनेटेड जो थे, सपोज करो उस समय तक 80 थे, तो नॉट वैक्सीनेटेड जो है वो 20 हो जाएंगे। जिनको कोविड रुक गया, वैक्सीनेशन के बाद जिनको कोविड रुक गया, सपोज करो 70 लोगों को कोविड नहीं हुआ, तो बट नेचुरल है 30 लोगों को कोविड हुआ होगा, नहीं रुक पाया। ए मतलब जिनको इंजेक्शन लगा था, वैक्सीनेशन लगा था। बी मतलब कोविड रुक गया, तो ए बी वो नंबर हो जाएगा जिनको वैक्सीनेट हुआ थे जो, और उसके बाद उनको कोविड जो है वो नहीं हुआ। ऐसे सपोज करो 60 लोग थे। तो ये जो डाटा हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है, ये हमारी वो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड के नाम से जानते हैं। इस बात को चेक करने के लिए कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो हैं और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो हैं, इनको कैसे कंपेयर किया जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक 9 स्क्वायर टेबल हम यहाँ पर बनाना सीख रहे हैं। ये 9 स्क्वायर टेबल क्या करती है? 9 स्क्वायर टेबल इस डाटा को जो हमने कलेक्ट किया है, इस डाटा को क्लासीफाई करने के काम आती है। सपोज करो यहाँ पर हमारा ए आ रहा है, इधर अल्फ़ा, यहाँ पर बी, इधर बीटा, यहाँ पर एन, टोटल कितने नंबर हैं। यहाँ पर क्या आएगा, इसके डाउन में ए है और राइट में इधर बी है, तो करेक्टिवली हम इसको यहाँ पर ए बी से दिखाएंगे। यहाँ पर ए है, इधर बीटा है, तो हम यहाँ पर इसको ए बीटा से दिखाएंगे। इसके लिए इधर अल्फ़ा है और इधर बी है, तो यहाँ पर अल्फ़ा बी हो जाएगा। इधर अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो एक बार मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। यहाँ पर ये 9 स्क्वायर टेबल में ये 2/2 एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं हम, जिसमें 2 गुण हैं, जैसे हमने देखा क्लास में आना और अच्छे नंबर आना। ए अल्फ़ा, बी बीटा, एन, यहाँ पर ए बी, इसको और इसको देख रहे हैं हम। यहाँ पर ए बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा बी और इधर अल्फ़ा बीटा। जो फ्रीक्वेंसी हमने कलेक्ट की है, उस फ्रीक्वेंसी को जब हम इस टेबल में सजा देंगे, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड है, इसलिए इसको FO टेबल के नाम से हम दिखाएंगे। जैसे हमने अभी देखा था कि क्लास में आने से अच्छे मार्क्स आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, तो हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 देखा था। क्लास में आने से 35 आ रहे थे, 35 बच्चे, नहीं आ रहे थे 15, अच्छे नंबर आए 40 के, 10 के, टोटल 30 है। तो जब हम इस डाटा को इस टेबल में लगाएंगे, तो ये टेबल कुछ इस तरह से काम करेगी। n है हमारे पास 50, a है हमारे पास 35, अल्फ़ा हो गया 15, b है हमारे पास 40, ये है 10, और ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 30। तो ये जो 9 स्क्वायर टेबल है, इसमें इनका टोटल, इसका प्लस इसका टोटल ये होता है, इसका प्लस इसका टोटल ये है, इनका साइड का टोटल ये है, ये टोटल ये है, और ये टोटल ये है। मतलब ये जो साइड वाले आपके कॉलम और रो आ रहे हैं, ये टोटल को दिखा रहे हैं। तो जब इन दोनों का टोटल ए बी और ए बीटा का टोटल ए है, तो 35 में से 30 जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 30 और इसका टोटल 40 है, तो 40 में से 30 जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 15 में से 10 जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये जो एक टेबल हमारे सामने आ रही है, ये वो टेबल है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी जो खुद ऑब्ज़र्व की है। देखो, जब हमारी ऑब्ज़र्वेशन में और एक्चुअल जो हमने ऑब्ज़र्व की है उसमें और हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू में डिफरेंस होता है, तभी कोई रिसर्च प्रॉब्लम हमारे सामने आती है।
मतलब हमें रिसर्च कब करनी है, जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, वो एक दूसरे से अलग हैं। जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि सपोज़ करो कि दिल्ली में लास्ट वीक 100 बच्चों का जन्म होता है, 100 बच्चे वहाँ पर पैदा होते हैं। जब दिल्ली में 100 बच्चे पैदा हुए, उसमें से मेल और फीमेल इतनी थी, मेल थे 50, फीमेल थे 50। तो अगर 100 बच्चों का जन्म हो रहा है, उसमें 50 मेल हैं 50 फीमेल हैं, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रेज होता कि हम उस पर रिसर्च करें कि साहब ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, या इसके क्या रीज़न थे। क्योंकि रीज़न कुछ है नहीं, दो ही सेक्स हैं, मेल और फीमेल, 50 मेल हुए 50 फीमेल हुए, तो कोई रिसर्च प्रॉब्लम ही नहीं है। रिसर्च प्रॉब्लम कब आती है, जब हम ये कहें कि साहब दिल्ली में लास्ट वीक 100 बच्चों का जन्म होता है, उन 100 बच्चों में से मेल थे 60 और फीमेल थी 40। तो प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम ये आई कि जब 100 बच्चों का जन्म हुआ है तो 50 को मेल होना चाहिए था, 50 को फीमेल होना चाहिए था। तो आप जिन 50 को मेल और 50 को फीमेल होने की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। इसी को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। और ये जो 60 और 40 है, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में अगर वेरिएशन है, तो तभी आपके सामने रिसर्च प्रॉब्लम खड़ी होती है। और काई स्क्वायर टेस्ट जो है, काई स्क्वायर टेस्ट आपके इन्हीं ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करके ये बताता है कि इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो काई स्क्वायर टेस्ट को कैलकुलेट करने का जो बेसिस है वो ये है कि हम बेसिकली ये देख लें कि हमारी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का क्या सीन है। तो इसको सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम यहाँ से अब डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हाइपोथेसिस एज्यूम करते हैं, और हाइपोथेसिस को एज्यूम करने के लिए हम पहले यहाँ पे नल हाइपोथेसिस मानेंगे। हाइपोथेसिस आपको पहले बताया था, वही सेम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हाइपोथेसिस वो एजम्पशन होती है, वो मान्यता होती है जिसको हमें टेस्ट करना होता है कि एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है। जैसे हमारे इसी क्वेश्चन में हमने देखा कि क्लास में आने से अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो क्लास में आने से अच्छे नंबर आते हैं नहीं, हमें एज्यूम करना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि हाँ सब क्लास में आने से अच्छे नंबर आ जाते हैं, इट मीन्स हम पॉजिटिव हाइपोथेसिस एज्यूम कर रहे हैं, और पॉजिटिव हाइपोथेसिस को हम यहाँ पर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसको हम H1 से डिनोट करेंगे, वो हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस नेगेटिव हाइपोथेसिस होती है, जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बोथ एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, दोनों के दोनों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो स्वतंत्र हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में जो हमने अभी एग्जांपल लिया कि बताइए कि क्लास में आने से अच्छे नंबर आते हैं, तो हमने कहा नो, क्लास में आने से अच्छे नंबर नहीं आते, या क्लास में आना और अच्छे नंबर आना दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। जैसे हमने भी एग्जांपल लिया था कि फॉर एग्जांपल कि शराब पीने से लीवर ख़राब हो जाता है, तो हम कहेंगे नो, शराब पीने से लीवर ख़राब नहीं होता है, बोथ एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, शराब पीना अलग चीज़ है और लीवर ख़राब होना अलग चीज़ है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, हम हमेशा नेगेटिव हाइपोथेसिस एज्यूम करते हैं। जब भी कोई हमसे रिसर्च प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी तो हम क्या कहेंगे उसको, कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ एट्रीब्यूट्स, उनमें कोई भी सार्थक अंतर नहीं है, वो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं, वो दोनों के दोनों नेगेटिवली एसोसिएटेड हैं। तो नल हाइपोथेसिस के बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम अपनी ये एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उस डाटा के लिए,
जो डाटा हमने कलेक्ट किया था। ये टेबल जो मेरी फ़िलहाल यहाँ पर है ये 2x2 एट्रीब्यूट्स की है, जिसमें 2 गुण होंगे। उन दोनों गुणों को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए अल्फ़ा, बी बीटा, एन, यहाँ पर ए बी, इधर ए बीटा, अल्फ़ा बी और अल्फ़ा बीटा करके यहाँ पे शो कर देंगे। इस टेबल में हमें वो फ्रीक्वेंसी रखनी है जो हमने ऑब्ज़र्व की है, इसलिए इसको हम FO टेबल के नाम से या फ्रीक्वेंसी ऑब्ज़र्व टेबल के नाम से कहेंगे। इस ऑब्ज़र्व फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर ही हम एक दूसरी टेबल ड्रॉ करेंगे। इस टेबल में वो फ्रीक्वेंसी रखी जाएंगी जिसकी हमें उम्मीद है, मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, उसको FE टेबल के नाम से आएंगे। FE टेबल में डिनोटेशन तो इसी से होगा, ए अल्फ़ा, बी बीटा, एन, इधर ए बी, इधर ए बीटा, अल्फ़ा बी और अल्फ़ा बीटा से। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ तो एक्चुअल आएंगी इस टेबल में तो, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू में फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, ए बी की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। तो ए बी की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए इसके सामने यहाँ पर है ए, इधर है बी और एन से डिवाइड कर देंगे। ए बी की एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एन। आप किसी की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अल्फ़ा बीटा की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा की एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू, इसके सामने है अल्फ़ा, इधर है बीटा डिवाइडेड बाय एन, तो अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय एन। तो जिसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होगी हम इसको इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर करेंगे। काई स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, काई स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हमें इन एक्सपेक्टेड और एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज़ को कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, काई स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। इस टेबल में इन फ्रीक्वेंसीज़ को उतार लेंगे और इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर FO उतारेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग FE उतारेंगे, FO में से FE को घटाएंगे, जो FO में से FE को घटाया है उसका स्क्वायर करेंगे, FO में से FE को घटाकर जो स्क्वायर किया था उसको FE से डिवाइड जब करेंगे तो यही हमारा इसका टोटल जो है वो काई स्क्वायर आ जाएगा। ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड यहाँ पर उतारनी है और फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड जो यहाँ पर उतारनी है वो इन्हीं टेबल से उतारनी है। आप चाहें तो FO आपको ऐसे उतार लें, यानी कि इस रुख में। अगर आप इसको ऐसे उतार रहे हैं तो FE का जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको भी आप इसी तरह से उतारेंगे। अगर आप इसको इस पैटर्न पे उतारना चाहते हैं तो इसको भी इसी पैटर्न पे उतारेंगे। मतलब जो भी FO उतारेंगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग FE यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर FO जो आएगा और FE जो आएगा उसका डिफरेंस का स्क्वायर, और इसके स्क्वायर को FE से डिवाइड करके यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। काई स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट किया है और जो हमने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी देखी थी उसमें कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, यानी कि वो एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए अभी हमें यहाँ पर दो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। दो चीज़ों को हमें यहाँ पर समझना है अभी, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है और दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, जब भी हम कोई फ्रीक्वेंसी कलेक्ट करते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी के कलेक्ट करते समय हम कितनी वैल्यू को लिखने के लिए फ्री रहते हैं, दैट इज़ नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको इस तरह समझें, जैसे मैं कहूँ कि चार डिजिट हैं, उन 4 डिजिट का टोटल 100 है।
और आपसे कहा जाए कि आप इसमें से डिजिट बताइए, फॉर एग्जांपल कहा आपने कि पहली वैल्यू सर 20 लिख लेते हैं, दूसरी 10 लिख लेते हैं, तीसरी 30 लिख लेते हैं, तो आप ये वाली 3 वैल्यू तो कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका टोटल 100 है, इसलिए आप चौथी वैल्यू को लिखने के लिए फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। 3 और 1 4 और 2 6, तो बाकी आपको 40 ही लिखना पड़ेगा। मैंने अगर आपके पास 4 वैल्यू हैं तो आपके पास 3 वैल्यू की फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए आप फ्री हैं। कुछ भी वैल्यू 3 हो सकती है, लेकिन चौथी वैल्यू क्या होगी, वो एक बैलेंसिंग वैल्यू होगी जो ओरिजिनल वैल्यू के सम के बराबर ले आएगी सम को। तो यहाँ पर अगर सपोज़ करें हमारे पास 10 आइटम है, तो 10 में से हम फ्रीली 9 लिख सकते हैं, तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो n-1 आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इस 2x2 टेबल की या chi-square टेबल की, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए कॉलम -1 और रो -1, इससे हम कैलकुलेट करेंगे। कॉलम -1 इंटू रो -1। कॉलम जो आपकी 9 स्क्वायर टेबल है, इस 9 स्क्वायर टेबल में जितने कॉलम हैं, जैसे इसमें 1 2 3 कॉलम है, रो हैं 1 2, ये टोटल के कॉलम होते हैं, इनको हमें कंसीडर नहीं करना होता। तो 3 कॉलम है तो 3 - 1, और 2 रो हैं तो 2 - 1, तो 2 × 1 = डिग्री फ्रीडम की वैल्यू 2 आ जा रही है। इस 2 डिग्री फ्रीडम पर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर काई स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू को देखना पड़ेगा। ये एक्चुअल वैल्यू है जो हम यहाँ पर निकल के आएगी, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से डिसाइड होगा। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या बताता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताता है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हम कितने % उस काम को बिल्कुल ठीक कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा जाए कि जाइए एक डाटा कलेक्ट करके लाएं कि सिगरेट पीने से लंग्स ख़राब हो जाते हैं। जब आपसे कहा गया कि सिगरेट पीने से लंग्स ख़राब होते हैं, इस बात को चेक करने के लिए जाइए डाटा लाइए, तो 2 एट्रीब्यूट देखे आपने, सिगरेट पीना, लंग्स ख़राब होना। तो आपने क्या किया, आपने सिगरेट पीने को, स्मोकिंग को ए से डिनोट किया और नॉन स्मोकर को अल्फ़ा से डिनोट किया। लंग्स को अफेक्ट कर हुए उसको बी से किया, लंग्स नॉट अफेक्टेड हैं उसको बीटा से किया। मैंने कहा जाइए आप इसके डाटा को कलेक्ट करके लाइए। तो आपने कहा ठीक है साहब, जाते हैं। n = सपोज़ करो आपने 50 लोगों का सैंपल लिया, 50 में से सिगरेट पीने वाले, नहीं पीने वाले, और लंग्स ख़राब होने वाले, नहीं होने वाले, सिगरेट पी के लंग्स ख़राब किसके हुए, बिना सिगरेट पी, ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जो हम कलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी वैल्यू को कॉन्फिडेंटली कलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने ये सर्वे किया, तो आपने कहा साहब किया है, तो कितने % चांस है कि आपने बिल्कुल ठीक कर दिया होगा। तो आप कह सकते हैं सब सर जब मैं बिल्कुल मेहनत से काम करता हूँ तो 90% एक्यूरेसी आती है मेरी, मैंने 90% काम मैं बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। कोई कह सकता है कि ठीक है साहब, जब मैं मेहनत से काम करता हूँ तो 95% ठीक कर देता हूँ। कोई कहता है साहब मैं तो 99% ठीक कर देता हूँ। ये 90%, 95%, 99%, यह क्या है, ये है आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, इनका टोटल 100 होता है। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं 90% ठीक काम कर देता हूँ, इसका मतलब 10% जो उसका काम सही नहीं होता, दैट इज़ नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि इनका टोटल 100% है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इन जनरल केसेस ये मान के चलते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 5% होगा। यानी कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम बिल्कुल ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं तो हम 95% तक ठीक कर देंगे, 5% फिर भी कहीं ना कुछ डिफेक्ट रह जाता है। और इस 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर ही हम इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर C-1 × R-1 पर ही
हम इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू या टेबुलेटेड वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर और इस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हमें क्या करना है, टेबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सर्च करनी है। इसके लिए आपको क्या होगा, एक टेबल आपको जो है दी जाएगी। उस टेबल में काई स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू होगी जिसको हम टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो काई स्क्वायर आ गए हैं। एक वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है या टेबल वैल्यू है जिसको हम कहते हैं, दूसरा वो काई स्क्वायर जो हमने खुद कैलकुलेट किया था यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम C-R-1 के लिए FO और FE को कैलकुलेट करके। तो दोनों काई स्क्वायर को अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर कंपेयर करना है। हम एक तरफ लिखेंगे कैलकुलेटेड काई स्क्वायर और एक तरफ लिखेंगे टेबुलेटेड काई स्क्वायर और इन्हें कंपेयर करेंगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एक्सीड कर जाती है टेबल वैल्यू से, तो हमारी जो हाइपोथेसिस है उसको हम क्या करेंगे, फेल मानेंगे। यानी कि जो हमने एज्यूम किया था वो जो एज्यूम किया था वो रिजेक्ट हो जा रहा है। और इसका उल्टा, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर जो है वो कम हो जा रही है, इक्वल हो जा रही है, तो हम कहेंगे कि हमारी जो हाइपोथेसिस हमने एज्यूम की थी वो नल हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है, हमने बिल्कुल सही माना था। तो इस तरह से नल हाइपोथेसिस के फेल और करेक्ट होने पर हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या आपस में उनमें कोई ना कोई एसोसिएशन है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट रहा काई स्क्वायर टेस्ट का। हम इसका न्यूमेरिकल अब अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।